हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस। सीएमए फाइनल वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे थे इंस्टीट्यूट की सीएफआर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 18 की। सारे इंडेस हमने कर लिए थे। जो इंडिविजुअल इंडेस आपके सिलेबस में दिए गए हैं सारे हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो इस चैनल में तो जरूर वो सारे वीडियोस देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी अपने एग्जामिनेशंस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्कबुक का कवर करेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, जो कि एग्जाम में 14 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता ही है, अपार्ट फ्रॉम दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 2 से 3 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अराउंड 20-25 मार्क का चैप्टर है जो एग्जाम में दिखाई देता है। वर्कबुक में इंस्टीट्यूट ने टोटल 9 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है जो मैंने डिलीट कर दिए, कट कर दिए। मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं। बैलेंस 7 के 7 क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये सब चैप्टर को वीडियो देखते समय एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन को रिवाइज कर लेना जरूरी है। मेरी कॉन्सेप्ट बुक से, समरी बुक से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, और साथ साथ आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट बुक पास में लेकर भी बैठ सकते हो। जब आप ये करो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन आप भी अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की भी कोशिश करना, सो दैट ये जो वीडियो आप देखो, जितने देर का भी वीडियो आप अच्छे से देखो, आपका पूरा हेल्प हो सके और आप अच्छी तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिविजन भी कर सको। ये 7 क्वेश्चन करने से बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, सो दैट आपको अच्छी तरीके से बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर रिविजन हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आइए। ऑन 1 जून 2021, 1 जून 2021, AK लिमिटेड अक्वायर्ड 65% स्टेक इन BK लिमिटेड। 65% स्टेक अक्वायर किया है, तो बैलेंस 35% स्टेक दूसरे लोगों के पास है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जिसको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। A company engaged in manufacturing of machinery components. BK Limited machinery components manufacture करती है। BK Limited has 1,05,000 equity shares, 1,05,000 equity shares of ₹10 each. BK Limited के 1,05,000 equity shares है। सुनना, 1,05,000 equity shares में 65% हमने acquire किए, तो 68,250 shares, 68,250 शेयर्स हमने अक्वायर किए, 68,250 शेयर्स हमने अक्वायर किए। कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ इट शेयर्स वाज 14 पर शेयर ऑन द एक्विजिशन डेट। उस दिन 14 रुपया दाम चल रहा था। अगर आपको और कुछ नहीं बताएगा तो परचेज कंसिडरेशन हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 68,250 इंटू 14। अगर ज्ञान दे देगा तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ बीके लिमिटेड आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स ऑन 1 जून वाज 90 लाख। नेट एसेट्स का वैल्यू दे दिया बीके लिमिटेड का, ठीक है। एज पार्ट ऑफ पीसी एके लिमिटेड पेड 52 लाख इन कैश। अब पीसी के बारे में बताना शुरू कर रहा है। इश्यूड 55,000 इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ 27 पर शेयर। 55,000 शेयर दिया है इनटू 27, 14,85,000 का शेयर्स इश्यू किया, 1485। आगे, agreed to an additional consideration of 15 लाख payable if BK Limited's cumulative profit for the next 3 years exceed 1 crore 15 lakhs। नेक्स्ट 3 साल का अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हुआ तो हम 15 लाख और देंगे। इसको हम कहते हैं कंटीजेंट कंसिडरेशन। इंड एएस बोलता है कि कंटीजेंट कंसिडरेशन को आपको पीसी में इंक्लूड करना चाहिए एट फेयर वैल्यू ऑफ द कंटीजेंट कंसिडरेशन ऑन द एक्विजिशन डेट। On the acquisition date, it was deemed probable that extra consideration would be paid, and its fair value was assessed at 10,80,000। इसका fair value 1080 दे दिया है, तो ये भी पीसी का पार्ट बन जाएगा। तो पीसी अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये 3 चीज पीसी में दिया हुआ है। पीसी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 52 लाख प्लस 1485 प्लस 10,80,000, मेरा परचेज कंसिडरेशन आ गया 7765, 7765। बी लिमिटेड इनकर्ड, बीके लिमिटेड इनकर्ड, बीके इनकर्ड यानी जो अक्वायरी है उसका खर्चा हुआ है 1,53,000 एज एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। बीके ने इनकर किया, अगर बीके ने इनकर किया तो बीके इसकी अकाउंटिंग करेगा। नॉर्मली एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट पीएल में चले जाते हैं, तो ये पीएल में चला जाएगा। यहां पे एक्चुअली मेरे हिसाब से होना चाहिए था एके लिमिटेड इनकर्ड, तो फिर हमारे दिमाग में आता कि ये 153 पीसी में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ पीसी, दे विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
हाउ विल AK लिमिटेड अकाउंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ BK लिमिटेड, प्रोवाइड डिटेल वर्किंग्स एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बोल रहे हैं वर्किंग करके दीजिए और जर्नल एंट्रीज करके दीजिए। आइए आंसर टू इलस्ट्रेशन 1, आंसर टू क्वेश्चन 1, एक एक करके। एक्विजिशन डेट, एक्वायरर वगैरह सिंपल है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, इट इज द अमाउंट पेएबल टू दी या पेड टू दी ओनर्स ऑफ द एक्वायरी। क्या क्या पे किया? नंबर 1 कैश पे किया 52 lakhs, 52 lakhs। उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑफ AK, इक्विटी शेयर इशू किया। कितना इक्विटी शेयर इशू किया? 55,000 इंटू 27, 55,000 इंटू 27, 1485 आया था, 1485। और तीसरा फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ये आ गया आपका 10,80,000। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऐसे भी AK पे नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर AK पे भी करता एक्वायरर तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, वो PL में जाता। 52 lakhs, 1485, 1080, टोटल आ गया 7765, 7765। नेट एसेट डायरेक्टली दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। NCI एट फेयर वैल्यू, NCI एट फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स है 1,05,000 इंटू 35%, 1,05,000 इंटू 35% इंटू एक एक शेयर का वैल्यू है सामने वाली कंपनी का 14 रुपीज। तो 1,05,000 इंटू 35%, 36,750 शेयर्स इंटू 14, 5,14,500। 1,05,000 इंटू 35% इंटू 14, 5,14,500, ये आ गया PC। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा गुडविल कैपिटल रिजर्व। गुडविल होता है PC which is 7765 plus NCI non controlling interest which is 5,14,500 minus net assets। नेट एसेट्स हो गए आपके 90 लाख। तो ये हो गया 7765 प्लस 5,14,500 माइनस 90 लाख, ये आ गया 7,20,500 नेगेटिव। नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व। आपने PC कम पे किया है, नेट एसेट ज्यादा अक्वायर किया है, तो ये कैपिटल रिजर्व 720,500, 7,20,500, ये कैपिटल रिजर्व आ गया। अब मुझे करनी है AK के बुक्स में जर्नल, AK लिमिटेड जर्नल। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट में नेट एसेट्स आएंगे और हम लोग 100% रिकॉर्ड करते हैं फुल कंसोलिडेशन 90 lakhs। ये नेट एसेट आ गया। फिर एक लाइन छोड़ के टू बैंक या कैश 52 lakhs, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 55,000 इंटू 10, 55,000 इंटू 17, 935। टू कंसिडरेशन पेएबल, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, आप कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी लिख सकते हो 1080। टू NCI 514,500 और डिफरेंस आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। आप ऐसे भी कैपिटल रिजर्व निकाल सकते थे बैलेंसिंग फिगर इस एंट्री का। एक बार दोनों साइड टैली कर लेता हूं। 90 lakhs ऊपर है माइनस 52 lakhs
माइनस 5,50,000 माइनस 935 माइनस 1080 माइनस 514,500, ये बचा 7,2500। बीइंग बिजनेस ऑफ बीके लिमिटेड अक्वायर्ड, बीइंग बिजनेस ऑफ बीके लिमिटेड अक्वायर्ड, हमने अक्वायर किया बिजनेस ऑफ बीके लिमिटेड। 2 मिनट का टाइम लेकर अच्छे से चेक कर लो आप मेरा सोल्यूशन। आप यही सोल्यूशन एग्जाम में इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर चेक कर सकते हो। अपना आया ये 7,2500 कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैश, कंटिजेंट कंसिडरेशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व। आप आराम से चेक कर सकते हो और ये नोट भी रीड कर सकते हो, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट के बारे में बात की गई है। एक बार चेक कर लो 2 मिनट का टाइम लेकर, फिर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जाएंगे। पहले आप ये चेक कर लो आराम से। डन, आगे चलते हैं। इन मार्च 2023 ASL लिमिटेड अक्वायर्ड 100% कंट्रोल इन SMC, 100% कंट्रोल। तो NCI हो गया नील, यानी NCI की चर्चा ही नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, भूल जाओ NCI को। थ्रू अ बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 12,250, PC दे दिया 12,250। At the acquisition date, the assets and liabilities of SMC are as follows. Acquisition date का cash, cash equivalent, trade receivable, PPE, deferred tax asset, trade payable, borrowing, employee entitlement liability, deferred tax liability. The property, plant, equipment owned by SMC Limited have a fair value of 900. PPE फेयर वैल्यू 9,000, सॉरी 9,000। यहां पे PPE का बुक वैल्यू 8,250, बट यहां पे फेयर वैल्यू दिया हुआ है 9,000। While their tax written down value is 7,000, उनका टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू यानी हम लोग टैक्स बेस बोल सकते हैं, टैक्स बेस 7,000।
अब क्वेश्चन में टैक्स बेस दिया है, मतलब वो पक्का तुमसे डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन करवाना चाहता है। मेरा पहले देखना बुक वैल्यू था 8250, टैक्स बेस था 7000, मतलब 1250 का कुछ डिफरेंस था। उस पर पक्का वो लोग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाया होगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है उसके टैक्स बेस से। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो उल्टा वाला बनता है। तो अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा है तो हम लोग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पक्का एक तो क्रिएट करके रखे होंगे। नहीं भी किया है तो मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को अभी तो करना ही पड़ेगा कि करके रखे होंगे। द ट्रेड रिसीवेबल आर नेट ऑफ अ डाउटफुल डेट अलावेंस ऑफ 400। जो ट्रेड रिसीवेबल है दे आर नेट ऑफ अ डाउटफुल डेट अलावेंस, यानी ट्रेड रिसीवेबल 5300 जो दिख रहा है एक्चुअली 5700 है, माइनस पीबीडीटी 400, 5300। For tax purpose, bad debts are deductible only when they are written off against the allowance account by SMC Limited. हमने प्रोविजन बना के रखा है, बट इनकम टैक्स हमको अलाउ करेगा जब एक्चुअली बैड डेट होगा। तो अभी उन्होंने कोई प्रोविजन का अलावेंस नहीं दिया है, वो फ्यूचर में देंगे, तो एक डीटीए बनेगा इसके लिए। और ये ऑलरेडी बुक्स में है पहले से, तो मेरे हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। इंप्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटीज आर डिडक्टेबल ओनली अपॉन पेमेंट। हमने इंप्लॉय इंटाइटलमेंट लाइबिलिटी 950 की रिकॉर्ड कर रखी है, खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है, बट इनकम टैक्स बोल रहा है जब पेमेंट करेंगे तभी हम बात करेंगे। तो इसके लिए भी एक डीटीए बनना चाहिए, डेफर्ड टैक्स एसेट। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी 950 हमने दिखा रखा है, बट टैक्स बेस उसका अभी 0 है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो उल्टा बनेगा, डीटीए बनेगा। SMC Limited also holds a brand name which has a fair value of 4500 lakhs as per its independent valuation. It meets recognition criteria for intangible asset business combination. However, the brand has no tax base. Tax base 0 है and no tax deduction can be claimed for it. यानी हमको यहां 4500 का बेनिफिट मिलता जाएगा, बट मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा मतलब पूरे 4500 पे हमको टैक्स देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो एक डीटीएल बनेगा इसके लिए भी, इसके लिए भी डीटीएल बनेगा। ब्रांड पहले से बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ब्रांड नेम हो सकता है एसएमसी के लिए एक सेल्फ जनरेटेड ब्रांड, उसने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो हम रिकॉर्ड करेंगे। The applicable tax rate is 30%. Unless otherwise stated, it is assumed that all other items have a fair value and tax base equal to their carrying amounts. बात बाकी का सबका सब कुछ नॉर्मल है, खाली यही डिफरेंसेस है। Compute the deferred tax asset and deferred tax liability arising from business combination. Do not offset this amount. Do not offset this amount मतलब अलग अलग कैलकुलेट करो, डीटी अलग और डीटीएल अलग कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट द गुडविल टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कंसोलिडेशन। फिर बोला है गुडविल कितना रिकॉग्नाइज करना है वो बताओ। देखो अभी मैं एक चीज आपको खाली समझाता हूं, समझाने के लिए। आपको पहले से डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिया हुआ है और कुछ डिफरेंसेस बताए हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं। मैं पहले ट्राई करता हूं कि ये जो दिया हुआ है सही है कि नहीं। नॉर्मली एग्जाम में डोंट चेक, एग्जाम में जो आपका नया डीटीए डीटीएल आए उसी को आप बना लेना, पुराने वाले डीटीए डीटीएल को आप क्या कर देना, गोली मार देना, आपके काम का नहीं है। जो आज के दिन डीटीए डीटीएल मेरे हिसाब से आ रहा है मैं उसी को लूंगा, बट सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं दिखाना चाहता हूं ये डीटीए डीटीएल जो पहले से एग्जिस्ट करता है क्या वो सही से कैलकुलेटेड है या नहीं। वैसे मेरे लिए मेरा कोई लुकआउट नहीं है, मेरे को कोई फायदा नहीं है वो करके, मैं सीधा क्वेश्चन कर सकता हूं बस फॉर अंडरस्टैंडिंग। देख अगर मैं बात करूं पीपीई की, पीपीई का हमारा कैरिंग अमाउंट बुक्स में है 8250 और उसका टैक्स बेस है 7000, तो मेरे हिसाब से 8250 माइनस 7000, इसके ऊपर आपका एक डीटीएल बनना चाहिए 30% का, एक डीटीएल बनना चाहिए 30% का, 375 का डीटीएल। हमने एक डीटीएल बना रखा है 375 का, एकदम ठीक है। और ये जो बैड डेट है 400 का, 400 का जो उन्होंने अलाउ नहीं किया है, तो उस 400 पर बनना चाहिए, 400 पर बनना चाहिए 30% का डीटीए, 120 का डीटीए। और जो इंप्लॉय बेनिफिट लाइबिलिटीज है 950 का, उसके ऊपर भी बनना चाहिए 30% का डीटीए। 950 इंटू 30%, 285। टोटल डीटीए ब्रांड वाला तो अभी अराइज होगा, ब्रांड वाला तो पहले नहीं था, अब अराइज होगा। टोटल डीटीए आना चाहिए 405 और उनका भी डीटीए है 405। यानी उन्होंने पहले अपने हिसाब से सही बना रखा है, बट मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मैं वापस सारा रिकैलकुलेट कर सकता हूं। और जब मैं डीटीए डीटीएल अकाउंट फॉर करूंगा पुराने वाले को नहीं देखूंगा, जो मेरे हिसाब से नया आया है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो आजा मैं डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करता हूं। इलस्ट्रेशन 2
कंप्यूटेशन ऑफ DTL and DTA, deferred tax liability, deferred tax asset. Item fair value on acquisition date, ये हमारा हो गया नया कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस, DTA और DTL क्या बनाना है वो एंड अमाउंट। सबसे पहला पीपीई, पीपीई का मेरा नया फेयर वैल्यू 9000, टैक्स बेस 7000, एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो DTL बनेगा 2000 के ऊपर 30%, जो डिफरेंस है उसके ऊपर 30%, 600। फिर नंबर 2 बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बुक वैल्यू 400, टैक्स बेस नील, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो DTA बनेगा यहां पे, क्योंकि ये एसेट का रिडक्शन है, एक तरीके से लाइबिलिटी की तरह सोचो। तो 400 का 30%, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो, हमने प्रोविजन बनाया, गवर्नमेंट ने डिडक्शन नहीं दिया, बहुत खराब लगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट डिडक्शन देगा तो फ्यूचर में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, DTA बना लो। नंबर 3 एम्प्लॉय इंटाइटलमेंट लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू 950, इनकम टैक्स अभी तक नील अलाउ किया, वो जब बोला खर्चा होगा तब अलाउ करेंगे, DTA बनेगा 950 इंटू 30%, 405, 950 इंटू 30%, 285 होगा, 285। नंबर 4 ब्रांड, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू जो अभी नया है 4500 लाख, टैक्स बेस नील, कोई डिडक्शन नहीं अलाउ करेगा वो, एक DTL बनाना होगा 4500 का 30%, 1350, तो टोटल DTL 1350, टोटल DTA 405, 1350 405। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल एक एक करके बात करते हैं। गुडविल के लिए पहले नेट एसेट निकाल लेते हैं, नेट एसेट्स, पीपीई 9000, फिर एक ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड 4500, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 890, ट्रेड रिसीवेबल 5300, DTA 405, फिर इसके बाद ट्रेड पेएबल 1250, फिर बोरोइंग 5100, एम्प्लॉय इंटाइटलमेंट लायबिलिटी 950, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1350, बस और कुछ नहीं है। तो 9000 प्लस 4500 प्लस 890 प्लस 5300 प्लस 405 माइनस 1250 माइनस 50 100 माइनस 950 माइनस 1350, 11445। अब पीसी दिया हुआ है 12250, एनसीआई नील माइनस नेट एसेट्स 11445, तो गुडविल आ गया, गुडविल 805, गुडविल 805 लाख। सर आप DTA ये 405 यहां से ले रहे हो, आप तो सीधा बैलेंस शीट से भी ले सकते थे, लकीली मैच कर गए इसीलिए, नहीं तो हम जो नया कैलकुलेट करेंगे वही वाला ले लेंगे।
क्लियर है सर? गुडविल भी तो आप नया क्रिएट कर रहे हो, पहले से कोई गुडविल नहीं है, तो इस पे डीटीए डीटीएल नहीं बनता है। गुडविल पर कभी डीटीए डीटीएल नहीं बनता है, क्योंकि वो सर्कुलर रेफरेंस पे रिजल्ट करेगा। गुडविल पर डीटीए डीटीए बनाओगे तो नेट एसेट चेंज हो जाएगा, फिर गुडविल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो बार बार वो चलता ही रहेगा। आप एक बार चेक कर लो, यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाई देगा, ये हो गया डीटीए 405, डीटीएल 1950, 1950 की 13, ओहो 1950 होगा ये, 1350 प्लस 600, ऊपर 600 छूट गया, 1950। अगर ये 1950 होगा तो 11445 माइनस 600, 10845। और अगर ये 10845 होगा तो गुडविल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1405, सॉरी 1405, 10845, गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 1405, 1405। इन्होंने इतना किया है, हमने जैसे किया है आप वैसा कर सकते हो एग्जाम में। आप उनका सोल्यूशन का तरीका नहीं करके अपने जो किए ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से चेक कर लो, 2 मिनट का टाइम लो। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन दी एडजस्टमेंट ऑफ डीटीए डीटीएल इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा क्वेश्चन था, चेक कर लो। अब इलस्ट्रेशन 2 करने के बाद अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इलस्ट्रेशन 2 काफी बढ़िया था, इसमें आपको डेफर्ड टैक्सेशन के बारे में बिजनेस कॉम्बिनेशन में बताया गया, एंड मेरे को लगता है ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको बड़े क्वेश्चन में भी दिखाई दे सकता है। अब मैं चलता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। The balance sheet of buyer and seller limited as on 31st March 23 is provided below। दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल बैलेंस शीट है। थोड़ा सा ध्यान से ये देखना, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ 100 फॉर सेलर। सेलर का इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला है, यानी 400 लाख में 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, एंड 10 रुपया ईच फॉर बायर। बायर का 500 लाख 10 रुपया वाला शेयर 50 लाख शेयर्स हो गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, दोनों का फेस वैल्यू अलग अलग है, तो प्रॉपरली नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह पे ध्यान देना। अदर इक्विटी दे दिया, नॉन करंट लाइबिलिटी दे दिया, करंट लाइबिलिटी दे दिया, बेसिक बैलेंस शीट है। आगे चलता हूं, अदर इंफॉर्मेशन। बायर लिमिटेड अक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ सेलर लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 23। 75% शेयर्स ऑफ सेलर, 4 लाख शेयर्स में से 75%, 4 लाख का 75%, 3 लाख शेयर्स, तो एनसीआई हो गया 25%, 75% हमारे पास, तो एनसीआई के पास 25%। by issuing its own equity shares in the ratio of 1 share of buyer for every 2 shares of seller। 1 share of buyer for every 2 shares of seller, 1 share of buyer for every 2, तो हम 3 लाख शेयर्स खरीद रहे हैं, 3 लाख इंटू 1/2, 1.5 लाख शेयर हमें इशू करने हैं। बायर 1.5 लाख शेयर इशू करेगा। द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बायर वाज 45 पर शेयर, फेयर वैल्यू पर शेयर 45 रुपीस करके, तो 1.5 लाख शेयर इशू करना है इंटू 45, ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर 67.5 lakhs, 67.5 lakhs। आगे चलता हूं, the fair value exercise resulted in the following। fair value of PPE of seller limited on 1st April was 510। यहां पे बुक वैल्यू दिया हुआ है पीपी का 600, बोल रहा है फेयर वैल्यू 510 है, कम हो गया है। बायर लिमिटेड अग्री टू पे एन एडिशनल पेमेंट ड्यू आफ्टर 2 years, 2 साल बाद पेमेंट करेगा, एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 28 lakhs और 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर after acquisition over its profits in the preceding 12 months made by seller limited। या तो 28 लाख देगा
या फिर 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन ओवर इट्स प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आपने कमाया था उससे जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उसका 25% देंगे या 28 लाख देंगे, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर हायर। Seller Limited earned 25 lakh profit in the preceding year and expects to earn another 10 lakh in the year of acquisition. Another 10 lakhs. मतलब नेक्स्ट ईयर वो 25 प्लस 10 35 कमाने की सोच रहा है। तो अगर 10 लाख उसने कमाया, 10 लाख का 25% होता है 2.5 लाख, बट बोल रहा है 28 लाख और 2.5 लाख विच एवर इज हायर। यानी मैं बोलूं इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट 28 लाख तो कम से कम देना पड़ेगा। आपने बोला है कि हम आपको देंगे 28 लाख या जो आपका प्रॉफिट एक्सेस होगा एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर उसका 25%, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर मतलब मिनिमम 28 लाख तो आप देंगे ही, उसके बाद जब प्रॉफिट होगा तब हम देखेंगे कितना आपको देना है, बट मिनिमम 28 लाख तो देना ही पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। तो मैं बोल सकता हूं ये 28 लाख मैं पीसी में इंक्लूड कर लूं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके जो डिफरेंस है वो पेमेंट कर देंगे ऑन द एक्विजिशन डेट। अगर मुझे फेयर वैल्यू दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो मैं बोलूंगा 2 साल बाद मिनिमम 28 लाख रुपया देना है इन एडिशन टू दी अबव। और कुछ बोला नहीं है, मतलब 28 लाख रुपया मेरे को देना है ड्यू आफ्टर 2 इयर्स, मिनिमम 28 लाख आपको देना है आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद देना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू यूज करना चाहिए, क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट वगैरह दे देगा। In addition to the above, Buyer Limited also has agreed to pay one of the founder shareholder director a payment of 18 lakh provided he stays with the company for 2 years after the acquisition. एक डायरेक्टर शेयर होल्डर को हम 18 लाख रुपए और देंगे, बट शर्त क्या है, उसे 2 साल रहना पड़ेगा, यानी 2 साल वो हमारे लिए काम करेगा, उसके लिए हम उसको देंगे। तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ एन ओनर, इट इज कंसिडरेशन टू गेट वर्क डन फ्रॉम द डायरेक्टर और टू गेट हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी, नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। अगर आप इंप्लॉय को पेमेंट करते हो फॉर हिज सर्विसेज इन फ्यूचर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। अगर आप शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो फॉर हिज मतलब शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हो एज अ कंसिडरेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ पीसी। Seller Limited had certain equity settled share based payment award, original award, which got replaced by new awards issued by buyer. सेलर लिमिटेड का कुछ ईसॉप इशू किया हुआ था अपने एम्प्लॉइज को, अब बायर लिमिटेड उसको रिप्लेस कर रहा है, वो बोल रहा है हम देंगे अपना। As per the original term, the vesting period was 4 years. As of the acquisition date, the employees have already served 2 years of service. 2 साल वो काम कर चुके हैं, तो जो 2 साल वो काम कर चुके हैं उसके लिए जो हम उनको देंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ पीसी। आगे जो 2 साल वो काम करेंगे दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी। As per the replaced award, the vesting period has been reduced to 1 year. 1 year from the acquisition date. पहले 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था, अब 3 साल का कर दिया। हम लोग जब ओरिजिनल अवार्ड का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग उसमें लेते हैं जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड है या रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अगर 4 साल है तो हम 4 साल लेके चलेंगे, हम 3 साल कंसिडर नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड ऑन द एक्विजिशन डेट वाज एज फॉलोज: ओरिजिनल अवार्ड 8 लाख, रिप्लेसमेंट अवार्ड 10 लाख। ओरिजिनल अवार्ड का फेयर वैल्यू दे दिया 8 लाख। सुनना, अगर आज के दिन फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल अवार्ड 8 लाख है, 8 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड है, 2 साल वो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का जो मैं अवार्ड उनको फ्यूचर में दूंगा दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पुरानी सर्विसेज एम्प्लॉइज ने दे रखी है, उसके लिए हम उनको कुछ पेमेंट करेंगे, यानी हम कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, वो अब कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाएंगे, उनको फ्यूचर में शेयर्स मिलेगा, दे आर इक्विटी होल्डर्स, तो उनको अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ पीसी। तो मेरा जो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड है फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड, जो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, उसको मैं परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करूंगा, परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करूंगा। और उसके बाद जो आगे उसको देना है, जो आगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वैसे वैसे खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। Seller Limited had a lawsuit pending with a customer who had made a claim of 35 lakhs. Management reliably estimated that fair value of the liabilities is 12 lakh. ठीक है। Deferred tax liability as on 31st March 23 appearing in the books of seller is on account of PPE. कोई DTL अपीयर कर रहा है क्या? Deferred tax liability अपीयर कर रहा है, कितना? 30 लाख रुपए का, और बोल रहा है ये पीपीई के लिए है। ओके, आगे फिर बोल रहा है अज्यूम दैट एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर बोथ कंपनीज इज 30%, यूज डिस्काउंटिंग रेट 10% वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। 10%
डिस्काउंटिंग रेट आप यूज कर सकते हो जहां पे जरूरत पड़े, वो जो 2 साल बाद कंसिडरेशन देना है वहां जरूरत पड़ेगा। बेस्ड ऑन द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बायर ऑन 1 अप्रैल अलोंग विथ वर्किंग्स। मेरे को बायर लिमिटेड का क्या बनाना है, बायर लिमिटेड का मेरे को बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आफ्टर द एक्विजिशन, वो बनाकर मेरे को देना है। ठीक है, ये सारी बात मेरे को समझ में आ गई, हम एक एक करके काम शुरू करते हैं। आंसर टू इलस्ट्रेशन 3, ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, फुल फ्लेजेड। आंसर टू इलस्ट्रेशन 3, सबसे पहले वर्किंग नोट्स में नंबर 1 परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ बायर हमको इशू करने होंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ बायर लिमिटेड। हमने कैलकुलेट किया था उनका 3 लाख शेयर्स हम खरीद रहे हैं, 1 फॉर एवरी 2 शेयर देना है, हम अपना 1 शेयर देंगे फॉर एवरी 2 शेयर्स, और हमारा एक एक शेयर का वैल्यू है 45 रुपीज। तो 1.5 लाख इंटू 45, सब कुछ लैक्स में है क्या? सब कुछ लैक्स में है ना, तो मैं इसको भी लैक्स में लिखता हूं, 67.5 लैक्स, 67.5 लैक्स। इसके बाद हम क्या देने की बात कर रहे हैं, एक है एडिशनल पेमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, 28 लाख रुपया मिनिमम देना ही है, तो 28 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% फॉर 2 ईयर्स, 10% था ना डिस्काउंट रेट, 10% फॉर 2 ईयर्स, 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.8264 इंटू 28 लैक्स, ये आ गया 23,14,049, तो 23.14, 23,14,000, 23.14। मैं ऐसे भी कर सकता था 28 इंटू 0.8264, ये आ जाता 23.14। आगे चलता हूं, फिर मेरे को नीचे बोला उसको देंगे 18 लाख रुपए डायरेक्टर को काम करने के लिए, वो पीसी में नहीं आएगा। फिर रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड्स, उस पीरियड के लिए जो पीरियड ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 8 लाख इंटू 2/4, 2 लाख, 8 लाख इंटू 2/4, 2 लाख। ये कंटिजेंट लायबिलिटी अदर से आएगा, ये अलग अलग से आएगा। तो मेरा टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया 67.5, 23.14 और 2, 92.64 लैक्स रुपीज, 92.64 लाख। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, ये 92.64 हो गया, डन। अब इसके बाद मैं एक एक करके काम करता हूं नेट एसेट्स का। एसेट्स में पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फेयर वैल्यू दिया हुआ है 510, इसका डीटीएल इफेक्ट मुझे लेना है, मैं ले लूंगा 510। आगे जाकर फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 190, इन्वेंट्री 130, ट्रेड रिसीवेबल 180, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 260, अदर एसेट्स 240, 240, अदर एसेट्स 240। इसके बाद लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स, ये आ गया 270, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये 195, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी देख लेता हूं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया तेरा 80, बोरोइंग हो गया 350। ठीक है, एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, इस पर चर्चा कर लेता हूं, साथ साथ एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आएगा, एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आएगा।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू है 12 lakhs, अदर लाइबिलिटीज 12 lakhs। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ गया, सॉरी ये आ गया कंटिंजेंट लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स के बारे में देख लेते हैं। ये पीसी में हमने इंक्लूड कर दिया रिप्लेसमेंट अवार्ड वाली बात। अग्रीड टू पे वन शेयर होल्डर पे करेंगे, तो ये तो जब पे करेंगे तब करेंगे ना, वो काम करेगा तब, अभी कुछ नहीं करना है इसका। ये मैंने पीसी में ले लिया, ये मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये हो गया। मुझे डीटीएल कैलकुलेट करना है, डीटीएल नंबर ए फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मैं अभी 12 लाख की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 12 लाख की लाइबिलिटी। अभी इनकम टैक्स तो कुछ अलाउ करेगा नहीं, तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूं कैरिंग अमाउंट 12 लाख, जबकि टैक्स बेस अभी जीरो है। तो मैं इसके ऊपर कंटिंजेंट डीटीए क्रिएट करूंगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट 12 lakhs, टैक्स बेस नील, टैक्स बेस नील। तो डीटीए रिक्वायर्ड 12 लाख का 30%, 3.6 lakhs, 12 लाख का 30%, 3.6 lakhs। नंबर बी पीपीई। पीपीई में पहले हमारा डीटी एल बना हुआ है 30 lakhs का, 30 lakhs का। अब 600 lakhs का हमारा पीपीई था, 600 lakhs, 30 lakhs का डीटीएल बना हुआ है 30% के रेट से, तो मतलब टाइमिंग डिफरेंस होगा 100%। तो अगर मैं पहले की बात करूं, ऑन 31 मार्च 23 बैलेंस शीट डेट पर, ऑन 31 मार्च 23 कैरिंग अमाउंट ₹600, डीटीएल 30, तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया, टाइमिंग डिफरेंस ₹100, 30/30%। तो मेरा टैक्स बेस पक्का होगा 500, टैक्स बेस कम होगा तभी हम डीटीएल बनाएंगे। अब मेरा न्यू कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट हो गया 510, तो मेरा डीटीएल 10 इंटू 30%, 3, 10 इंटू 30%, 3 lakhs। पहले वाला डीटीएल मारो गोली, उसका कोई काम नहीं है, वो जो था सो था। अब मेरा 510 हो गया, तो 510 मेरा वो है, टैक्स बेस है मेरा 500, तो 10 इंटू 3 लाख, 10 इंटू 30%, 3 लाख का डीटीएल बनाऊंगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर लो। ओपनिंग डीटीएल मेरा था 30 lakhs, ठीक है। अब मेरा फेयर वैल्यू गिर रहा है एसेट का, एसेट का फेयर वैल्यू गिर रहा है 90 लाख से, तो रिवर्सल ऑफ डीटीएल, रिवर्सल ऑफ डीटीएल 90 लाख से फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिर रहा है, 600 माइनस 510 इंटू 30%, 27 lakhs। ओपनिंग डीटीएल 30, रिवर्सल ऑफ डीटीएल 27, तो डीटीएल ऑन एक्विजिशन डेट 3 lakhs, डीटीएल ऑन एक्विजिशन डेट 3 lakhs। मैंने 30 बना रखा है, 27 नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा एसेट का वैल्यू 90 लाख से कम हो गया है। तो 90 पे 30%, 27 लाख नहीं चाहिए, तो 3 लाख रखना है। या फिर ऐसे सोच लो, 600 था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, डीटीएल था 30 लाख, 30 लाख का डीटीएल 30% के हिसाब से, मतलब टाइमिंग डिफरेंस 100 लाख का होगा, टेम्पोररी डिफरेंस 100 लाख का होगा, तो मेरा टैक्स बेस रहा होगा 500 लाख। 600 का मेरा कैरिंग अमाउंट है, 500 का टैक्स बेस, 100 लाख का डिफरेंस, 30 का डीटीएल। बट अब मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया 510, तो 510 माइनस 500, उसका 30%, 3 लाख का मेरे को डीटीएल मेंटेन करना है। तो डीटीएल 3 लाख का, और एक डीटीए आएगा, डीटीए 3.6, मैं अलग से दिखा रहा हूं, आप चाहो तो नेट करके डीटीए दिखा सकते हो। तो मेरा नेट एसेट्स आ गया 510 प्लस 190 प्लस 130 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 240 प्लस 3.6 माइनस 270 माइनस 195 माइनस 80 माइनस 350 माइनस 3 माइनस 12, 603.6 लाख नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। अब नंबर 3 एनसीआई, कुछ बोला नहीं है तो मैं इसी का परसेंटेज ले लूं, 603.6 लाख का 25%, नेट एसेट का 25%, 150.9 लैक्स। तो गुडविल पीसी 92.64, सिर्फ 92, माय गॉड,
मैं कैलकुलेशन सही तो कर रहा हूं ना? नहीं, मैंने कैलकुलेशन गलत किया है ये। नहीं, सही किया है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन सही है। ठीक है। गुडविल, पीसी आ गया 92.64। फिर उसके बाद एनसीआई 150.90 माइनस नेट एसेट्स 603.6 लैक्स। बाप रे बाप, बहुत बड़ा कैपिटल रिजर्व। एक बार मुझे रीचेक भी कर लेना चाहिए, देख लेते हैं अपने, पहले कर लो फिर देख लेते हैं। 360.06 लैक्स, 360.06 लैक्स, इतना बड़ा कैपिटल रिजर्व। लेट अस चेक, वर्किंग्स हो गई सारी, लेट अस चेक। डेफर्ड टैक्स में डीटीए 0.6, डीटीए 0.6, यही हमने कैलकुलेट किया, डीटीए 0.6। ठीक है, ये टोटल आ गया तेरा 603.6, ये भी करेक्ट है, 603.6 एकदम करेक्ट है। कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड 94.63, 92.64 आ रहा है। 92.64 कैसे? 45, 67.5 एकदम करेक्ट है। ठीक है, 23.13 एकदम करेक्ट है। रिप्लेसमेंट अवार्ड मैंने कैलकुलेशन गलत किया है क्या? 8 × 2 / 4, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में। 94.64 मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, 94.64 यहां ले लो, तो ये आ जाएगा तेरा कैपिटल रिजर्व, थोड़ा कम हो जाएगा, 358.06। कंटिजेंट कंसिडरेशन 28 लाख हो गया, रिप्लेसमेंट अवार्ड हो गया, एनसीआई 150.9, 150.9, और फाइनली गुडविल 358.07, 358.06। यहां तक एकदम करेक्ट हमने कैलकुलेशन किया है। आप एक बार 2 मिनट का टाइम लेकर चेक कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, चेक कर लो आप। और अगर कोई भी ऐसा लगे कि सर ये वाला पॉइंट याद नहीं आ रहा है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट बुक निकालो, एक बार घुमाओ, आपको दिख जाएगा। जैसे रिप्लेसमेंट अवार्ड में जितना इंप्लॉइज ने काम कर दिया है ऑलरेडी, जो एक्सपायर्ड वेस्टिंग पीरियड है, जितना वेस्टिंग पीरियड ऑलरेडी जा चुका है, उसके लिए जो हम उनको अवार्ड्स देंगे, उसका आज के फेयर वैल्यू के बेसिस पे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है पीसी में। तो 8 लाख का फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल अवार्ड है, 2 साल उन्होंने ऑलरेडी काम कर दिया आउट ऑफ 4 इयर्स, तो 4 लाख रुपया मुझे पीसी में इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फॉर एन इक्विटी विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द सेलर लिमिटेड। उन्होंने उसको इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के बैलेंस शीट में दिखाया होगा, ये उसी का पार्ट है। उसके लिए हम 4 लाख पेमेंट करने वाले हैं, तो वो हमने दिखा दिया। एक बार चेक कर लो, और आप इंस्टीट्यूट के आंसर को भी गो थ्रू कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब एक बैलेंस शीट क्या बनेगा, मुझे बैलेंस शीट बनाना है किसका? बायर का, बायर लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है। तो जो बायर लिमिटेड के बुक्स में है वो तो आएगा ही, साथ साथ सेलर वाला हम ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर मैं ये बनाऊं पीपीई, पीपीई 450 प्लस 510, 960। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 250 प्लस 190, 440। ठीक है, इन्वेंट्री एक यहां पर वो आ जाएगा तेरा, क्या बोल रहा था मैं, डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट 0.6 ले लो, या 3.6 और 3 अलग अलग दिखा दो, दोनों चलेगा। 0.6 ले लेता हूं, उन्होंने नेट किया था, आप 3.6 और 3 अलग अलग लिख सकते हो। चलो मैं 3.6 लिखता हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेंट्री 370 प्लस 130, 500, 330 प्लस 180, 510, 150 प्लस 260, 410, 300 प्लस 240, 540। ये इतने एसेट्स आ गए, 1 2 3, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सारे एसेट्स आ गए। अब नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 50 लाख शेयर्स थे, और अब हमने कितना इश्यू किया? 1.5 लाख शेयर और इश्यू किया, 1.5 लाख शेयर।
तो 51.5 लाख शेयर्स इंटू 10, 515। अदर इक्विटी उनकी वाली तो हम टेक ओवर नहीं करते, हम सिर्फ अपने वाले पे बात करते हैं। 700 अपना वाला है। 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर 35 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप शेयर इश्यू कर रहे हो प्रीमियम पे, शेयर इश्यू कर रहे हो 10 का शेयर 45 पे इश्यू कर रहे हो तो 35 का प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद ये फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड 4 लाख, ये भी ईसॉप का ही पार्ट होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटसाइड शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का पार्ट, तो ये इक्विटी में चला जाएगा। फिर एनसीआई 150.9, फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 358.06। 1.5 इंटू 35 प्लस 700 प्लस 4 प्लस 150.9 प्लस 358.06, 1265.46, 1265.46 अपना 700 आ गया, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम जो शेयर इश्यू कर रहे हैं, प्लस 4 लाख का वो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, 150.9 का आ गया तेरा ये क्या बोलते हैं एनसीआई, और 358.06 का आ गया तेरा कैपिटल रिजर्व। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा 180 प्लस 350, 530। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80 प्लस 80, 160। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 20 प्लस 3, 23, क्योंकि मैंने ऊपर 3.6 लिखा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 150 प्लस 195, 345। 220 प्लस 270, 490। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 साल बाद वो पेमेंट करना है 28 लाख वाला, तो उसको हमने रिकॉर्ड किया 23.14। अदर लाइबिलिटीज जो 2 साल बाद आपको पेमेंट करना है 23.14, ये नॉन करेंट में आएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, नॉन करेंट में। और एक आएगा अदर लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में, कंटिजेंट लाइबिलिटी 12 लाख, कंटिजेंट लाइबिलिटी 12 लाख। ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लाइबिलिटी आ गया, इधर ये आ गया, ये आ गया। ये मैंने पूरा बैलेंस शीट रेडी कर लिया। 515 1265.46, 530 160 23 23.14, 345 490 12, 3363.6। और ऊपर मेरा आ गया 960 440 3.6, 500 510 410 540, 3363.6। उनका 3 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, वो लोग डीटीएल नेट कर दिया होगा तो 3363.6। तो अपना वाला जो था वो प्लस जो उनका टेक ओवर किया। बैलेंस शीट में जाओगे तो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा 3360.6, वो 3 रुपया बिकॉज इन्होंने नेट कर दिया डेफर्ड टैक्स को। डेफर्ड टैक्स ये लोग तो बैलेंस शीट एकदम गंदी तरीके से बनाता है, करंट नॉन करंट का कोई बाइफरकेट, डेफर्ड टैक्स को भी करंट में डाल दिया, आप उसको नॉन करंट में डाल दीजिएगा। डेफर्ड टैक्स ऑलवेज नॉन करंट, ठीक है। ये हो गया, और इधर भी 3360.6। एक बार चेक कर लो, इन्होंने ये दोनों को अलग अलग दिखाया है, ठीक है। एनसीआई इज अ पार्ट ऑफ अदर इक्विटी, अदर इक्विटी के नोट में अलग से दिखा देना। ये 1265.47 अपना कितना आया, 1265.47 ही आया क्या, 0.46 भी आया तो चलेगा, 1265.46 एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो ये बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हो। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, एग्जाम में आया तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। इसको गुड क्वेश्चन लिखिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बिफोर एग्जाम, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा बिफोर एग्जाम। गुड क्वेश्चन, डन। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 4। 4 years ago, 4 साल पहले, सुषमा acquired 80% of shares in Trio Limited. Okay, 80% shares in Trio Limited. तो 20% NCI for 150, ये पीसी था 4 साल पहले।
ऑन 30 जून सुषमा सोल्ड ऑल दी शेयर्स फॉर 3.5 लाख, सारा शेयर्स बेच दी। अगर 80% शेयर्स पूरा का पूरा बेच दी है, पूरा बेच दिया तो कंट्रोल चला गया है। ये हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा है, सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी। अगर आप बेच देते हो, सेल ऑफ स्टेक कर देते हो और पूरा का पूरा 80% बेच दिया तो अब जीरो बचा, कुछ नहीं बचा, सब आपने दे दिया, तो कंट्रोल लॉस हो गया। अगर कंट्रोल लॉस हो गया तो फिर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट्स एनसीआई वगैरह रिकॉर्ड कर रखा है आपको सब हटाना पड़ेगा। The net asset of Trio Limited on the date of acquisition was 74. At the date of disposal, they were 95. Okay. Half of the goodwill created at the time of acquisition has been written off in an earlier year. Goodwill write-off किया था। The fair value of non-controlling interest in Trio Limited at the acquisition date was 18,000. Fair value of NCI. अगर आप फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई की बात कर रहे हो तो जो गुडविल होगा, गुडविल वो फुल गुडविल होगा, और अगर वो गुडविल आपने राइट ऑफ किया होगा तो उसका लॉस दोनों होल्डिंग भी बियर करेगा और एनसीआई भी बियर करेगा। सुषमा फॉलोज फुल गुडविल मेथड फॉर अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, एकदम क्लियर है। बोल रहे थे प्रॉफिट और लॉस फॉर सुषमा अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ग्रुप अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। दो चीज पूछा है। सुषमा एज एन इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो शेयर्स बेचा उसका गेन लॉस क्या होगा, और ग्रुप यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका गेन और लॉस क्या होगा। आंसर टू क्वेश्चन 4। आंसर टू क्वेश्चन 4। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सुषमा, individual financial statements of Sushma. Cost of investment 1,50,000। कुछ बोला नहीं है तो मैं मान रहा हूं उन्होंने कॉस्ट पे ही दिखा रखा होगा अपने बुक्स में। सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। सिंपल। आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट्स को आपने कैरिंग अमाउंट दे रखा है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रखा है 1.5 लाख पे, आज आपने उसको बेचा है 3.5 लाख पे, तो 2 लाख का प्रॉफिट आप अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक करोगे। नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले गुडविल ऑन एक्विजिशन, गुडविल वगैरह सब चीजों पर चर्चा करनी पड़ेगी तब जाके काम होगा, क्योंकि सब रिवर्स करके जो बचेगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। गुडविल ऑन एक्विजिशन, मेरे को बता 80% स्टेक खरीदा था हमने, पीसी फॉर 80% स्टेक 150, एनसीआई 20% एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू दिया हुआ 20% का 18,000। ठीक है, लेस नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट था 74,000। तो मेरा गुडविल ऑन एक्विजिशन, गुडविल ऑन एक्विजिशन 150 प्लस 18 माइनस 74, 94,000। गुडविल ऑन एक्विजिशन 94,000 लेस गुडविल रिटर्न ऑफ, इंपेयर्ड कर दिया, बोला हाफ ऑफ द गुडविल, बोला हाफ ऑफ द गुडविल क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वाज रिटर्न ऑफ, तो 94 का हाफ 47,000। तो गुडविल एट प्रेजेंट या गुडविल एट प्रेजेंट, जिस दिन बेच रहा हूं उस दिन गुडविल कितना है 47। ये गुडविल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा, मेरे को इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एनसीआई गुडविल ऑन एक्विजिशन एंड प्रेजेंट, एनसीआई कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई ऑन एक्विजिशन 18,000। अब ध्यान से बात सुनना, जो नेट एसेट था ऑन एक्विजिशन वो था 75 नेट एसेट्स, और अब नेट एसेट हो गया 95,000। उस कंपनी का नेट एसेट 95,000 हो गया। नेट एसेट इंक्रीज किया बाई 21,000 प्लस इंक्रीज इन नेट एसेट्स, इंक्रीज इन नेट एसेट, नेट एसेट इंक्रीज करता है मतलब प्रॉफिट्स कमाया है आपने 95,000
-74, 21,000 इंटू 20% इसका होना चाहिए। जैसे जैसे नेट एसेट इंक्रीज करेगा उसका 20% एनसीआई को भी मिलना चाहिए, तो वो एनसीआई में ऐड कर दिया। लेस गुडविल रिटर्न ऑफ 47,000 का 20%। जो गुडविल है ये फुल गुडविल है, तो फुल गुडविल में अगर कोई राइट ऑफ होगा तो वो लॉस एनसीआई भी बियर करेगा। 9400, 18,000 प्लस 4,200 माइनस 9400, 12,800 एनसीआई, 12,800 एनसीआई। तो अब देखो मैं जर्नल कर रहा हूं, जर्नल स्टेक सेल हो रहा है, स्टेक सेल, बैंक अकाउंट डेबिट 3.5 लाख हमारे पास आया, ठीक है। एनसीआई खत्म करना है तो एनसीआई अकाउंट डेबिट 12,800, ठीक है। टू नेट एसेट, नेट एसेट डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो नेट एसेट अकाउंट 95,000, आज के दिन का नेट एसेट 95,000। टू गुडविल ये भी डी रिकॉग्नाइज करूंगा 47,000, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बेच दिया तो अब मैं इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूं। अगर 80% में 60 बेचा होता, 20 रखता तो 20% को एज एन इन्वेस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड करता। अभी सब बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। 2PL ये मैंने पूरा बेच दिया ना, 2PL प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा 350 प्लस 12,800 माइनस 95,000 माइनस 47,000, 2,20,800 का प्रॉफिट, 2,20,800 का प्रॉफिट। हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस डी रिकॉग्नाइज किया, 95 का नेट एसेट, 47 का गुडविल माइनस 12,800 का एनसीआई। तो हमारा पोर्शन ऑफ कैरिंग अमाउंट ये था, उसको हमने 3.5 लाख में बेच दिया तो 2,20,800 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ ग्रुप इक्वल टू 2,20,800, 2,20,800। आइए चेक करते हैं। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट 2 लाख और ग्रुप में 2,20,800, 2,20,800 इन्होंने ऐसे लिखा, हमने जर्नल में के रूप में कर लिया। सेल प्रोसीड्स, नेट एसेट्स, गुडविल, एनसीआई डिस्पोजल डेट, नेट आ गया 129,200। कैरिंग अमाउंट जो हमने अपने बुक्स में रख रखा है वो माइनस कर दिया तो आ गया 220.8। गुडविल का वैल्यू 47, एनसीआई का वैल्यू 12,800। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम लास्ट क्वेश्चन में 5 मार्क के आसपास का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क का, 5 का 2 थ्योरी और 4 मार्क का एक क्वेश्चन, उसमें ये पूछ सकता है। उसमें नॉर्मली यही सब पूछता है, परचेज ऑफ स्टेक, सेल ऑफ स्टेक या एसोसिएट का इक्विटी मेथड वगैरह ही पूछता है, तो उसमें ये पूछ सकता है। तो अगर आपने पूरा का पूरा 80% स्टेक बेच दिया है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको नेट एसेट डी रिकॉग्नाइज करना होगा, गुडविल डी रिकॉग्नाइज करना होगा, एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करना होगा, जो कंसिडरेशन मिला वो रिकॉर्ड कर लो और डिफरेंस आपका प्रॉफिट और लॉस। सर मान लो 80 में 60 बेचा होता, 20 रखा होता, सेम एंट्री होता, बस वो 20% जो मेरे पास बचा उसको इन्वेस्टमेंट बोल के मैं रिकॉर्ड करता, तो एक डेबिट और आ जाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अभी है नहीं, अगर होता तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट आ जाता, उसका फेयर वैल्यू देता तो फेयर वैल्यू, नहीं तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसके हिसाब से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। जितना आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो नेट अमाउंट, उसका 20% मुझे रखना पड़ता। एक बार चेक कर लो आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, इलस्ट्रेशन नंबर 4। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 5 ये मैं थोड़ी देर बाद करता हूं, ठीक है, इस पे आता हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। ये कॉमन कंट्रोल वाला क्वेश्चन है, शायद कॉमन कंट्रोल वाला, इजी है, बाद में करेंगे। एक बार रिदम बना हुआ एक्विजिशन मेथड पे, पहले वो करते हैं। 6 मैंने काट दिया है, आप भी काट दीजिएगा। ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है उनसे, हाँ गलत क्वेश्चन है, ये है ही नहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ये एक इंटर लेवल का डिबेंचर का क्वेश्चन यहाँ पेस्ट हो गया गलती से। 7 भी मैंने काट दिया ये आप काट दीजिएगा। ये AS14 का क्वेश्चन है, परचेज मेथड वगैरह है, ये आपके काम का नहीं है। 6 गया, 7 गया, 8। ऑन 30 जून 2024 AB लिमिटेड सोल्ड 25% स्टेक इन JK लिमिटेड फॉर 215, 25% स्टेक बेचा है।
5 years earlier, AB Limited had acquired a 70% stake in JK Limited. 70% अक्वायर किया था, 25 बेच दिया, 70 माइनस 25, 45 बचा। इन्वेस्टमेंट है अभी भी, बट वो 45 है, यानी कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, बट कुछ इन्वेस्टमेंट है। अगर कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है तो मुझे नेट एसेट्स वगैरह हटाना पड़ेगा। AB applies full goodwill method. Prior to disposal, goodwill has been fully impaired. Goodwill जीरो है, मतलब गुडविल है ही नहीं, तो गुडविल है ही नहीं तो चिंता ही नहीं है। ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन फुल, बट उसका लॉस जो एनसीआई वगैरह में जाना चाहिए उस पर ध्यान रखेंगे। अदर डिटेल, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल डेट, नेट एसेट दे दिया 420। फेयर वैल्यू ऑफ 45% होल्डिंग ऑन 30 जून, जिस दिन बेचा उस दिन का फेयर वैल्यू ऑफ 45% जो मेरे पास अभी भी है वो मैं इन्वेस्टमेंट बोल के रिकॉर्ड कर लूंगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन 30 जून 90,000, सब कुछ दे दिया इस बार। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें एनसीआई कैलकुलेट करना पड़ा, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ा, यहां सब कुछ दे दिया है और बोला गुडविल राइट ऑफ हो चुका है, आप चिंता मत कीजिए। मेरे को बोल रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, उसी का छोटा भाई है। मैं एंट्री लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखो ना आपके लिए 25% ना, बैंक अकाउंट डेबिट 215, फिर एनसीआई अकाउंट डेबिट 90, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 355, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फेयर वैल्यू दिया हुआ है। टू नेट एसेट्स, गुडविल है नहीं इस बार, फुल्ली इंपेयर्ड 420, और जो डिफरेंस है 2 पीएल, वो प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा। 215 प्लस 90 प्लस 355 माइनस 420, 2,40,000, 2,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट, एनसीआई डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू नेट एसेट, टू पीएल। गुडविल है नहीं, वो फुल्ली इंपेयर हो चुका है, इसलिए गुडविल को डी रिकॉग्नाइज करने की बात नहीं की। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 240, प्रोसीड्स 215, फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इंटरेस्ट, और ये माइनस कर दिया 240। ये लोग जर्नल एंट्री नहीं मारा है, मैंने जर्नल एंट्री मार दिया है। क्लियर है बात? डन। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये निकाल के प्रॉफिट इज इक्वल टू 240 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़े, जर्नल करके प्रॉफिट बोल दीजिए 240। डन। इलस्ट्रेशन 8 के बाद इलस्ट्रेशन 9, ये सब 4-4 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम 8C में आएगा, 8C में जहां बोल रहा हूं वहीं आएगा, 8C या एमसीक्यू, ये 8 नंबर एमसीक्यू में भी आ सकता है। ऑन 30 सितंबर 24, H Limited was holding 90% stake in S Limited. Okay. On this date, it sold 10% stake in S Limited for 22,000, सिर्फ 10% बेचा है। 90 में से 10 बेचा तो 80 अभी भी हमारे पास है, मतलब कंट्रोल अभी भी हमारे पास है। तो एक तरीके से हमने क्या किया, दूसरे शेयर होल्डर को 10% स्टेक दे दिया। इट इज अ क्रिएशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्रिएशन ऑफ एनसीआई, हमने एनसीआई को शेयर्स बेच दिया, तो एनसीआई बढ़ जाएगा। At the time of disposal, carrying amount of S Limited's net asset and goodwill was itna respectively. Non-controlling interest was valued at fair value at the time of acquisition. ठीक है। Give accounting treatment in CFS. देखो क्या हुआ, हमने 10% स्टेक सेल किया है, तो हमारा स्टेक अब 90 से गिर के 80 हो जाएगा, और एनसीआई 10% से बढ़ के 20% हो जाएगा। अगर आप बेचते हो तो दिस इज अ क्रिएशन ऑफ एनसीआई। जर्नल एंट्री नॉर्मली मैं बोलता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई, एनसीआई क्रिएट हो रहा है। अब आपने बेचा कितने में, 22,000 में, एनसीआई क्रिएट करूंगा, एनसीआई में क्रिएट करूंगा, सुनना किस बेसिस पे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एंड गुडविल, ये दिया हुआ है 135, 115 एंड 35। अगर आप स्टेक बेच रहे हो, अपना स्टेक एनसीआई को दे रहे हो, तो गुडविल वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वो रहेगा। अब जब आप एनसीआई क्रिएट करोगे, एनसीआई कैलकुलेट करोगे, एनसीआई का वैल्यू फॉर 10% स्टेक, तो आप नेट एसेट और गुडविल दोनों को इंक्लूड करोगे, दोनों को इंक्लूड करोगे। क्यों दोनों को इंक्लूड करेंगे, हमारा जो शेयर था, हमारा जो नेट एसेट था, उसमें गुडविल का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो जब मैं एनसीआई का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अपना स्टेक बेचूंगा, तो उसमें गुडविल का वैल्यू भी आएगा। तो मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यही लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 टू एनसीआई 115 प्लस 35 का 10%, 15,000 टू अदर इक्विटी, जो भी गेन या लॉस है वो अदर इक्विटी में जाएगा। इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स, ये पीएल में नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स, इट विल बी ट्रांसफर टू अदर इक्विटी।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू अदर इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू अदर इक्विटी. H Limited shareholding decreased from 90 to 80. H Limited still exercise control, therefore H continues to be a subsidiary. No gain or loss on sale of shares is recognized in CFS. Goodwill is not recalculated. Instead, transaction is accounted for in equity as increase in non-controlling interest. Cash आया 22,000. Increase in NCI 15,000. तो increase in other components of equity 7,000. तो मैंने एंट्री यही किया, बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 टू एनसीआई 15,000 टू अदर इक्विटी 7,000. As per the calculation, the NCI should be increased by 15,000 and difference between proceed received and increase in non-controlling interest, that is 7,000, will be recognized as increase in the equity attributable to the owners. 7,000 वो अदर इक्विटी में चला जाएगा. तो 15,000 और 7,000 22,000. बैंक अकाउंट डेबिट 22,000, एनसीआई क्रिएट होगा 15,000 पे, आज के वैल्यू पे, नेट एसेट प्लस गुडविल इंटू 10% एंड 2 आ जाएगा तुम्हारा अदर इक्विटी 7,000. ये सब 4-4 मार्क के क्वेश्चन या 2-2 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं, तो इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा. ये पार्ट जो परचेज और सेल ऑफ स्टेक है, ये हमने अलग से पढ़ा था, किसमें, कंसोलिडेशन में. ये 4-4 मार्क के लिए आएंगे, फुल फ्लेजेड बड़े क्वेश्चन इस पर नहीं आएंगे, 4-4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे. ये सारा होने के बाद लास्ट क्वेश्चन जो मेरा बचता है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन 5, दिस इज ऑन कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन. AK Limited operates through 2 divisions, A and B. Division A has been generating steady profits, while Division B has been consistently incurring losses. दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है, डिवीजन A का, डिवीजन B का. फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, लोन फंड्स, कैपिटल दे दिया और सरप्लस दे दिया. इसमें लॉस है क्योंकि बार बार लॉस खा रहा है, बोल रहा है कंसिस्टेंटली इनकरिंग लॉसेस. Division B along with assets and liabilities was sold for 40 crore to ASN Limited, 50 crores to ASN Limited. Division B हमने ASN Limited को बेच दिया 50 करोड़ में, तो वहां से 50 करोड़ आएगा. ASN Limited allotted 2 crore shares of 10 each to the members of AK Limited. ध्यान से, to the members of AK Limited. ये जो ASN Limited है ना, ASN Limited, इसने पीसी कैसे दिया, इसने शेयर्स इशू किया है. किसको, AK Limited को नहीं, AK Limited को नहीं, उसके मेंबर्स को दिया है. तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है. अपना डिवीजन हम बेच रहे हैं, सेल ऑफ डिवीजन कर रहे हैं नई कंपनी को, बट नई कंपनी जो पीसी दे रही है वो हमारे मेंबर्स को दे रही है, मेंबर्स को, एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर. 2 करोड़ शेयर, 10 रुपया वाला, प्रीमियम ऑफ 15 यानी 25 रुपए में, 2 into 25, 50 करोड़ का पीसी दे रहा है. तो 50 करोड़ का उससे कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी, in full settlement of consideration in proportion to their shareholding in the company. उनका जैसा शेयर होल्डिंग है वैसा ही उनको नई कंपनी में शेयर्स मिल जाएगा. One of the members of AK Limited held 52% of the shares in the company. AK लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 52% है, यानी उसका कंट्रोल है कंपनी पे. तो ASN का भी 52% शेयर्स उसको मिलेगा, यानी वो कंट्रोल करेगा. यानी डिवीजन बी का कंट्रोल पहले इस आदमी के पास था, एंड आफ्टर डीमर्जर डिवीजन बी का कंट्रोल अभी भी उसी आदमी के पास रहेगा. तो दिस इज अ कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन. कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन हमने डीमर्जर में पढ़ा था. अगर डीमर्जर के केस में जो नई कंपनी है वो अपना शेयर्स इशू करती है किसको, शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी, एंड कहीं को कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है किसी का, तो फिर ये कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन की तरह अकाउंट फॉर होगा. कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था सारा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो सब बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड होगा. जो पीसी वगैरह रिकॉर्ड करोगे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे. आगे चलता हूं. देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन. जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ AK जिसने ये बिजनेस बेचा. Okay. Balance sheet of AK after passing the entries in A along with notes on other equity. Balance sheet of ASN along with notes to accounts for share capital. सिर्फ शेयर कैपिटल का देना है. ओके. जर्नल एंट्री ऑफ AK का जर्नल एंट्री सुनना. AK से तो डिवीजन बी जा रहा है, तो AK क्या करेगा, डिवीजन बी का एसेट्स हटाएगा, लाइबिलिटीज हटाएगा, अदर इक्विटी वगैरह सब कुछ हटाएगा, और उसको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिलेगा. कंसिडरेशन तो ओनर्स को मिला है. तो AK का जर्नल एंट्री सुनना. AK का जर्नल एंट्री, लोन फंड्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म किया 700, करंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 750, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 750, 2 PPE आप चाहो तो नेट करके भी कर सकते हो, बट अलग अलग 2 अकाउंट है इसीलिए मैं 2 कर रहा हूं, 1200, 2 करंट एसेट
900 टू सरप्लस पीएल का डेबिट बैलेंस 100। तो एसेट्स और लायबिलिटी सब डी रिकॉग्नाइज कर दिया और दोनों साइड टैली हो गया, लायबिलिटीज भी चला गया, एसेट्स भी चला गया। लोन फंड्स डेबिट, करंट लायबिलिटी डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, टू पीपीई, टू करंट एसेट, टू पीएल। सर पीसी इनको नहीं मिल रहा है, पीसी इनके मेंबर्स को मिल रहा है, तो इनके यहां कुछ नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट वगैरह। इनको मिलता तो ये लिखते इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एएसएन लिमिटेड, इनको नहीं मिल रहा है पीसी। क्लियर है बात? तो इनका जर्नल एंट्री तो बस इतना सा ही होगा, लोन फंड्स डेबिट, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू फिक्स्ड एसेट, टू करंट एसेट, टू कैपिटल रिजर्व। क्यों लिखा है? वो रिजर्व खत्म करना चाहिए था, रिजर्व खत्म करना चाहिए था। आपको रिजर्व अलग से दिया हुआ है, अगर रिजर्व अलग से दिया हुआ है, वैसे हमने सीखा था कि कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन में रिजर्व्स वगैरह हम ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज दैट रिजल्ट्स इन पार्शियल ट्रांसफर। बट सीएमए इंस्टीट्यूट अपने आंसर में हमेशा अगर रिजर्व दिया हुआ है तो उसको डी रिकॉग्नाइज करता था, ये करना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने कैपिटल रिजर्व किया है, ध्यान से इन्होंने यहां कैपिटल रिजर्व किया, यानी सीए इंस्टीट्यूट वाला सोल्यूशन किया है कि पार्शियल ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इन नॉट अलाउड, तो उन्होंने वहां पे डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, आगे चलता हूं। बैलेंस शीट ऑफ एके लिमिटेड, देख बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, ये सब हट जाएगा, ये सब हट जाएगा। सरप्लस आ जाएगा 450 और कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 100, अल्टीमेटली 550 ही रहेगा, 550, बट वो आ जाएगा और ये सारा एसेट लायबिलिटी आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट 200, ये पीपी 200, करेंट एसेट 460, बात खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 जो था, अदर इक्विटी 550 कैसे? पहले 550 था, -100 सरप्लस 450, इन्होंने भी पार्शियल ट्रांसफर बंद कर दिया, अच्छा ही बात है। कैपिटल रिजर्व और रिकंस्ट्रक्शन 100 रुपीज। सीए इंस्टीट्यूट यही करता था, बोलता था पार्शियल ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स इज नॉट अलाउड, यहां अलग करके दिया है तो भी इन्होंने नहीं किया, बट इनकी मटेरियल में जाओगे ना तो अगर रिजर्व्स अलग करके दिया, इन्होंने ट्रांसफर किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी, एक करंट 60 और एक ये सॉरी और कुछ है नहीं, एक ही लाइबिलिटी करंट 60, करंट लाइबिलिटी 60। तो वो डिवीजन बी हमने बेच दिया, तो डिवीजन ए बचा है, तो डिवीजन ए का काम कर लो। क्लियर है बात? डन। अब बोल रहा है एएसएन का बैलेंस शीट बनाओ। देखो एएसएन जब इसको रिकॉर्ड करेगा तो कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन की तरह रिकॉर्ड करेगा, यानी जितने एसेट लायबिलिटी वो रिकॉर्ड करेगा वो सारे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। किस पर रिकॉर्ड करेगा? बुक वैल्यू। एंड जो कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेगा वो कंसिडरेशन भी रिकॉर्ड करेगा नॉमिनल वैल्यू पे। एनी डिफरेंस बिटवीन दी टू विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल लॉस। तो कैपिटल रिजर्व की तरह रिकॉर्ड करेगा, गुडविल वगैरह क्रिएट नहीं होगा। तो देखो उसकी बैलेंस शीट में पीपी 450, करंट एसेट 900, करंट लायबिलिटी 750, लोन फंड 700। अब अगर मैं बात करूं इधर पीएल की जगह कैपिटल रिजर्व लिखता हूं, पीएल ट्रांसफर नहीं हुआ है। शेयर कैपिटल वो रिकॉर्ड करेगा 2 करोड़ इंटू 10-20 करोड़, और जो डिफरेंस है वो अदर इक्विटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो वो रिकॉर्ड करेगा पीपी 450, देखो 450 बुक वैल्यू, फिर करंट एसेट्स 900 आ गया। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 20 रुपया, 20 वो रिकॉर्ड करेगा, अदर इक्विटी 120, ये बैलेंसिंग फिगर दिखाता हूं। लायबिलिटी यहां पे 700, करंट लायबिलिटी 750। तो जो डिफरेंस बचा वो अदर इक्विटी में चला जाएगा। शेयर कैपिटल 20, अदर इक्विटी 120, अदर इक्विटी 120, कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व लॉस है, ये लॉस कैसे आया दिखाता हूं, जर्नल एंट्री पास करता हूं। एएसएन लिमिटेड क्या एंट्री पास करेगा? एएसएन पीपी रिकॉर्ड करेगा वो 450, करंट एसेट रिकॉर्ड करेगा 750, टू लोन फंड्स रिकॉर्ड करेगा 700, टू करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा 750, टू शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करेगा 20। अब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, टू सेवेंटी, ये 270 का लॉस क्यों आ रहा है? कुछ मैंने छोड़ दिया क्या? करंट एसेट कितना है? करंट एसेट 900 है, सॉरी अब करता हूं। करंट एसेट 900 है, 700, 750, 20 माइनस 450 माइनस 900, 120 का लॉस। कैपिटल रिजर्व और रिकंस्ट्रक्शन 120।
कैपिटल रिजर्व ऑन रिकंस्ट्रक्शन 120, उसका 120 का लॉस आएगा। आप जर्नल एंट्री पास करके फिर बैलेंस शीट बना लो। जर्नल में पीपी रिकॉर्ड करोगे, करंट एसेट रिकॉर्ड करोगे, करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, लोन फंड रिकॉर्ड करोगे, जो शेयर्स इशू कर रहे हो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस आ जाएगा क्या, वो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिजर्व और रिकंस्ट्रक्शन। गुडविल में नहीं जाएगा कभी भी। नो गुडविल विल बी क्रिएटेड इन केस ऑफ कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन। ये हमारा था कॉमन कंट्रोल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, illustration number 5. Clear छे? This completes all my discussion on the chapter of business combination from your workbook. अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जरूर आपको एक बार देखने चाहिए, देख लेंगे एक बार काम हो जाएगा। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।